हेलो एवरीवन, दिस इज इजी कंसेप्ट और तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि एमएसटी सीटी 2019 में फोर्थ रैंक लाया था। उस टॉपर का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो आज मैं उसके साथ हूँ और अमन मेरे साथ है, अमन राजपूत। तो सबसे पहले मैं अमन को बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच अमन कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इस इंटरव्यू के लिए हाँ बोला। तो अमन आप सीओईपी में है और अमन सबसे पहले तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत इजी कंसेप्ट वाला हमारे चैनल पर। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले अमन तुम ही तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन दे दो अच्छे से। ओके, मेरा नाम अमन जितेंद्र पाटिल है बेसिकली। मतलब मैं 2019 का सीईटी स्टेट ओवरऑल स्टेट रैंक मेरा फोर्थ था और मेरा ओपन कैटेगरी का रैंक फर्स्ट था। और अभी मैं सीईपी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट अमन। तो मतलब आप अभी सीयूपी में हो, राइट? यस। तो अभी जो सीईटी 2020 दे रहे हैं, उन स्टूडेंट को मन में होता है कि हमें भी ऐसे सीयूपी और जो अदर जो कॉलेज से विजिट या वैसे कॉलेज उन्हें मिले। हाँ, तो सबसे पहले तुम बताओ कि सीयूपी की लाइफ कैसी है और सीयूपी कैसा है, क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि ऐसा कॉलेज हमें भी मिले। सीईपी की लाइफ बहुत बढ़िया है। मतलब सब जो कॉलेज का एटमॉस्फेयर है और जो कॉलेज में जो हम हाँ एक्सपेक्ट हाँ करते हैं वो सब वहाँ पे प्रेजेंट है। जो फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छी है। और एक होता है कि हमें टेक्निकली जो टेक्निकल कंसेप्ट होते हैं हमारे वो हाँ हाँ इम्प्लीमेंट करता आना चाहिए। सो हाँ हाँ सीईपी में बहुत सारे क्लब्स है जो हाँ हमें हाँ ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अलग तरह से एक वर्क कर सके। मतलब हमारा एकेडमिक के अलावा हम दूसरा भी वर्क कर सके, तो उस सब की अपॉर्चुनिटी सीईपी में मिलती है। और सीईपी में हमारी सारी जो मनोकामना होती है, इच्छा होती है, जो हम 2 साल में नहीं कर पाते बेसिकली। मतलब 11th और 12th में हम सब छोड़ के सिर्फ स्टडी करते हैं, तो वो हम्म। जो सारी इच्छाएं होती है वो इन 4 सालों में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सीईपी वो प्लेटफॉर्म देता है हमें। ओके ओके। सो वहाँ का हाँ, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। ओके। मतलब कि मतलब एक कॉलेज लाइफ वहाँ पे भी होती है हाँ, और सभी टॉपर वही। स्टूडेंट्स होते हैं। और हाँ, ऐसी लाइफ, ऐसी कॉलेज लाइफ एक महाराष्ट्र के मतलब एक टॉप कॉलेज में आपको मिलती है, राइट? हाँ, राइट। ओके। तो ऑफ कोर्स यूपी एक टॉप कॉलेज है। तो तुमने जैसे फोर्थ रैंक निकाला पूरे महाराष्ट्र में 2019 में, तो ये जो तुमने इतना बड़ा सक्सेस पा लिया, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? क्रेडिट्स किसको दोगे? मैं क्रेडिट्स मेरी माँ को और पिताजी को और मेरे टीचर्स को दूंगा। मेरे कॉलेज के टीचर्स जो थे और क्लास के टीचर्स, उन्होंने सब ने मतलब उन्होंने मुझसे वो सब करवा लिया। मतलब जो एफर्ट्स लेने चाहिए उन्होंने मुझ पे ध्यान दिया और मुझे एक पाथ बताया जो रिक्वायर्ड होता है हर एक एस्पिरेंट को, सीईटी एस्पिरेंट को, कि कौन से पाथ से हमें जाना चाहिए, किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, वो सब उन्होंने बताया। मेरी मम्मी ने मुझे मतलब गाइड किया कि फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मतलब वो सब तो मैं उन्हें देना चाहूँगा। ओके ओके। तो तुमने सीईटी की तैयारी कब चालू की स्टार्ट की थी? मतलब 10 मैंने से की थी, 11 से, या फिर 12 से? नहीं, मैंने सीईटी के स्टार्टिंग से 11 के स्टार्ट से ही कर दी थी। मतलब जैसे ही 10th हुई मई से मैंने पढ़ना चालू कर दिया था 11th का। सो मतलब हम्म। बेसिक्स जो क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो मैं ओके 11 के स्टार्ट से ही कर रहा था। ओके। मतलब तुम्हारा जो एम है, टारगेट, वो फिक्स था और आप तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या करना है। ओके। हाँ। तो तुमने कोचिंग क्लासेस लगाया था? हाँ, मतलब रेगुलर्स के लिए लगाया था, बोर्ड्स के लिए। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। तो सबसे पहले मतलब कि स्टूडेंट है हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो जानना चाहते हैं कि तुम्हारा स्टडी प्लान कैसा था सीईटी के लिए। सीईटी के लिए मैंने फुल बुक्स का कर लिया था। हम्म। फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव बुक्स से स्टडी किया, मतलब एमसीक्यू सॉल्विंग वगैरह वो किया। मतलब मैंने फर्स्ट जो सीईटी है उसमें 10 चैप्टर 11th के आते हैं। सो हम्म 11th से मैंने कम्प्लीटली वो जो 10 चैप्टर्स थे हम्म। उन्हें पढ़ना, उसके कंसेप्ट क्लियर करना और उसके बाद एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना शुरू कर दिया था। और फिर ओके 12th में आने के बाद तो पूरा सिलेबस ही होता है, तो रेगुलरली हर तीनों सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, वो तीनों पढ़ता था। तो हम्म। इसी तरह से पूरा हुआ। ओके। तो एम एस टी सी टी 2020 का जो टाइम टेबल है वो रिलीज हो गया है। तो मतलब हम कह सकते हैं हाँ, कि लगभग
एक साल इन स्टूडेंट के हाथ में, सॉरी एक साल नहीं, सॉरी एक मंथ हाँ। मंथ कह सकते हैं हम, उनके हाथ में है। तो क्या पॉसिबल है कि 1 मंथ में इतना इतना स्टडी करे या फिर इतना एफर्ट चले कि हमको मतलब जो स्टूडेंट है उसे तुम्हें जैसा सीवीपी या फिर जो टॉप कॉलेज जैसे महाराष्ट्र में वो मिल सके विद इन 1 मंथ? विद इन मंथ थोड़ा कठिन है हाँ। थोड़ा, पर कर सकते हैं अगर करने की इच्छा हो तो हो सकता है। अगर उसने जो भी एस्पिरेंट है उन्होंने अगर एक प्लान बनाया कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिनको ज़्यादा वेटेज है, और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे उन्होंने पकड़ होनी चाहिए, उनकी फुल पकड़। तो अगर उनका फुल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो गया तो वो फिजिक्स पे के कंसेप्ट मतलब पढ़ ले रेगुलर बुक से, तो भी हो सकता है उनका। और उन्हें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, मतलब अभी 1 ही महीना बचा है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो उनको तुम्हारी ओर से एक स्ट्रैटेजी बता दो कि 1 मंथ में कैसा इसे फाइट कर सकते हैं केमिस्ट्री सीटी 2020 के लिए। हाँ, अगर अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है तो सबसे पहले केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेना चाहिए पूरा। सेकंड, मैथमेटिक्स जो है वो कम्प्लीटली हमारा जो रेगुलर का बुक है पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स का, वो पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। सो अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपके कंफर्म हो गए तो आपको, अगर मैं मार्क्स के हिसाब से बताऊँ तो 50 मार्क्स केमिस्ट्री को होते हैं और 100 मार्क्स आपके मैथ्स को होते हैं। सो आपको इन केस केमिस्ट्री में 45 मिल गए और मैथ्स में 90 भी मिल गए तो भी आपका स्कोर बढ़ जाता है। फिर आप फिजिक्स पे आते हैं। सो फिजिक्स पे अगर आपको मतलब अगर एक टाइम देखा जाए तो 1 ही महीना बचा है तो आप फिजिक्स पे थोड़ा कम कंसंट्रेट करते तो 25 मार्क्स भी आपने अगर मिल गए आपको तो भी आपका स्कोर 150 क्रॉस कर ही देगा। ओके। सो आपको अगर 150 क्रॉस कर देता 150 160 तो आपको अगर CIP का प्रोडक्शन मेटा यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाओगे। राइट। तो अभी 1 महीना बचा है, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका कुछ भी स्टडी नहीं हुआ, इतना सारा टाइम था लेकिन कुछ रीजंस के वजह से उनका नहीं हुआ। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो वो क्या करे इस 1 मंथ में, कहाँ से स्टार्ट करे और ये मतलब उनका ज़रा गाइड करो आप। फर्स्ट तो केमिस्ट्री के जो 12th के चैप्टर्स है उनका भी बोर्ड्स हुआ है थोड़े दिन पहले ही, मतलब अभी 2-4 महीने पहले ही, तो उनका 12th का तो मोस्ट ऑफ प्रिपेयर होगा। सो एक बार 12th का केमिस्ट्री रिवाइज हो जाना चाहिए, विथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज में। ओके। हाँ, तो अगर आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद आप फिजिक्स पर फोकस करें, क्योंकि फिजिक्स का कैसा है कि 15 मार्क्स के तो भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। सो वो आपको आ जाने चाहिए, जो थ्योरी वगैरह क्वेश्चन होते हैं सिंपल क्वेश्चंस वो आप कवर कर ले सकते हो, और आगे और 10 मार्क के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। ओके। सो आपका अगर केमिस्ट्री में 40-45 आ गया, मैथमेटिक्स में आपने 90 टच कर लिया और यहाँ पे 25 आ गया तो भी आपका स्कोर बढ़ जाता है और आप मेटलर्जी या प्रोडक्शन आप कर सकते हो ट्राई CIP के लिए। ओके, राइट। सो 1 महीने का ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो अमन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, मतलब पहले फिजिक्स ले लो, फिजिक्स के लिए कैसे रिवीजन करनी चाहिए 1 मंथ में, और जो IMP चैप्टर्स है वो भी बता सकते हो तो बताओ। फिजिक्स के लिए जो है फर्स्ट जो फिजिक्स का बुक है उसके पीछे एक समरी दी होती है हर चैप्टर के बाद। सो अगर आपने एक बार वो समरी पढ़ ली तो आपका मतलब फिजिक्स का अगर 1 महीने का अगर आपने सोचा कि सिर्फ अभी रिवीजन करना है तो आप वो समरी पढ़ सकते हो। उससे आपका जो मेन कंसेप्ट्स है जो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं CET में, वो आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ से और आपका एक रिवीजन हो जाएगा। सो फिजिक्स के लिए ये 1 मंथ के लिए अपन कह सकते हैं। और मे बी जो 5 दिन होते हैं, मतलब CET के एग्ज़ाम 5 दिन बाद है, जिन ऐसा जो 5 डेज बिफोर का अपन बोलते हैं, तो 5 दिन पहले ये समरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए। सो एक बार आपके सब कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मतलब सभी है, इसमें जो 17th और 18th चैप्टर है जो फिजिक्स का, उस पर ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं, जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन करके है, और एक 18 चैप्टर है उसके भी ग्राफ्स आते हैं, मुझे नाम मॉडर्न भी याद नहीं अच्छे से। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स वाले, राइट। वो और फिर 11th 12th जो पोटेंशियोमीटर
वाले लेसन्स है, वो जो लेसन्स है उनके भी आप कर सकते हो, क्योंकि उन पे कंफर्म एग्जांपल आता है रजिस्टर फाइंड करने का। सो वो गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल आता है, सेंसिटिविटी का एग्जांपल आते हैं, तो वो आप कर लेना चाहिए। 14 जो लेसन है फिजिक्स का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कन्फर्म एक एग्जांपल आता ही है। सो एक ऐसे मतलब जो कन्फर्म लेसन्स है वो कर लेना चाहिए। और जो 7th और 8th नंबर का चैप्टर है जो वेव मोशन और सिनुसॉइडल उन पे है, वेव्स पे, तो वो उन पर भी कन्फर्म क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ये चैप्टर मतलब उन पे पकड़ होनी चाहिए अच्छे से उनके एग्जाम्पल्स पे। सो जो फिजिक्स के चैप्टर्स है जो जैसे इलास्टिसिटी है और सरफेस टेंशन है, वेव मोशन है, ये जो चैप्टर है फिजिक्स के, ये जो बाकी चैप्टर से छोटे हैं और इन पे ये एक दिन में प्रिपेयर हो सकते हैं। सो अगर आपने सुबह सरफेस टेंशन कर लिया, फिर दोपहर से इलास्टिसिटी और उसके एग्जांपल्स देख लिए, तो ये 3 चैप्टर आपके एक दिन में प्रिपेयर हो जाते हैं। सो एक मंथ अगर आपके पास अभी एक ही मंथ है तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये 3 चैप्टर एक साथ कर सकते हो। वैसे आपको जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स करके चैप्टर है और जो 18 चैप्टर है एटम, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाई, ये चैप्टर भी आप एक दिन में सुबह और शाम के वक्त, मतलब सुबह आपने इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स कर लिया और शाम को एटम न्यूक्लियाई कर लिया, तो ऐसे आपके ये 4 और ऊपर के 3 ये 2 और ऊपर के 5 चैप्टर 2 दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऐसे आपको 20 चैप्टर है तो आपके 5 हो जाते हैं 2 दिन में, तो आपके पास बचते हैं 15 चैप्टर्स। सो आप उनको अगले 10 या 15 दिन में कवर कर सकते हो। सो वैसे ही जो 14 चैप्टर है, 14, 10th और 14th, 11th और 12th, इन चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि उन पे एग्जाम्पल्स आते ही है CET के पेपर में। सो वो आपको बेनिफिट होगा, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। वैसे ही जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, मतलब वो चैप्टर भी आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो केमिस्ट्री के बारे में उसके रिवीजन और उसके IMP चैप्टर्स। केमिस्ट्री का तो पहले ऑर्गेनिक कर लेना चाहिए, मतलब अल्केन से स्टार्ट करके अल्कोहल, अल्डिहाइड्स वगैरह सब हो जाना चाहिए। और जो आखिरी के चैप्टर्स है केमिस्ट्री में, वो उन पे जो पॉलीमर्स वगैरह के चैप्टर है उन पे नाम बहुत आते हैं, मतलब एग्जांपल नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स आते हैं। और जो ये है पॉलीमर्स, उनके तो डायरेक्टली नाम के साथ MCQ आते हैं। सो वो सब रटे होने चाहिए एक प्रकार से। ओके। हाँ, और फिर केमिस्ट्री का P ब्लॉक वगैरह भी एक बार हो जाना चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन आता ही है एक तो भी। और फिर हो गया हाँ, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो होता है 9th नंबर का चैप्टर है, वो उसके जो नॉमेनक्लेचर्स है वो आ सकते हैं, ट्रांसीज एंड ट्रांस वगैरह करके ये है, वो भी आ सकते हैं। और केमिस्ट्री में एक बार आपने अगर फुल बुक दोनों बुक्स पढ़ लिए तो आपका केमिस्ट्री भी वही से हो जाएगा। अगर एक महीने का ही टाइम बचा है अभी, तो एक बार पूरा पुस्तक भी बुक है वो भी पढ़ लिया आपने, पूरा दोनों बुक्स पार्ट 1 पार्ट 2, तब भी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हाँ राइट अमन, हो सकता है जिसे करना है वो एक हफ्ते में भी वो पूरी पढ़ सकता है, तो उसे सिर्फ उतनी एफर्ट्स लेने होंगे और उतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राइट। हाँ, तो उसके बाद मैथमेटिक्स के बारे में बताओ और थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्योंकि मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैथ्स तकरीबन 100 मार्क्स का होता है। तो मैथ्स में कैसा है, मतलब फुल दोनों बुक्स तो कम्प्लीटली 2 बार तो भी सॉल्व होनी चाहिए। मतलब एक अगर आपके एग्ज़ाम मई में होती और आप मार्च से CET का प्रिपरेशन चालू करते हो, जैसे मैंने किया था, मतलब जो 2 महीने का पीरियड होता है बोर्ड्स के बाद, तो सबसे पहले तो दोनों बुक 2 बार तो भी सॉल्व हो जाने चाहिए, जिससे आप हर एक एग्जाम्पल आपके हाथ से अगर गया तो आपका स्पीड बढ़ता है मैथ सॉल्व करने के लिए। क्योंकि 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस अगर करने हैं पूरा, तो आपको स्पीड भी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, कुछ जल्दी आ जाए, कुछ मतलब थोड़ा टाइम ले ले। सो उस वजह से एक जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का पार्ट है, मतलब कैलकुलस का पार्ट है, वो आपका फुल प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर एग्जाम्पल्स आए तो आपका मे बी टाइम भी ले सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह का एग्जाम्पल आया, तो उस पर फोकस होना चाहिए, उसके आपके पकड़ अच्छी होनी चाहिए इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैलकुलस पे पूरा।
एक वो हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम जो बुक के एग्जाम्पल है सब एक बार आपके हाथ से जाने चाहिए मिनिमम। ओके, लेकिन और अब फिर 1 मंथ है एग्जाम के लिए, तो मैथ्स के लिए कैसे स्ट्रेटजी करें? मैथ्स के लिए तो सबसे पहले फर्स्ट 10 डेज में अगर देखा जाए 1 महीना, तो 10 डेज में फर्स्ट पार्ट का फुल रिवीजन हो जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट जो है उसका, क्योंकि उसमें लॉजिक वगैरह का जो लेसन है वो आप मैट्रिक्स लॉजिक इजीली कर सकते हो, एक दिन में भी दोनों लेसन हो जाएंगे। ओके। फिर आगे के जो लेसन है उसको आप टाइम दे सकते हो, लाइन प्लेन वगैरह है जो है जो चैप्टर से उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, उसके एग्जांपल्स आप कर सकते हो। और फिर फर्स्ट 10 डेज अगर एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो आप टाइम कम है तो आप 5 करके आगे जा सकते हो, पर वो जो 5 है वो आपके कंफर्म होने चाहिए कि आपको अगर ऐसा एग्जाम्पल आया तो आपको वो आना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट जो 20 डेज है उसमें आप कैलकुलस पर फोकस करें, और फिर कैलकुलस और फर्स्ट और 20 दिन में से आप 10 दिन में कैलकुलस करें अगर आप मतलब हो सके तो पूरा। और फिर जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें आप एक बार रिवाइज कर ले सब कंसेप्ट फार्मूलाज जो फार्मूलाज हैं। और जो ये कैलकुलस का पार्ट है उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रूव दैट्स वगैरह होते हैं, उसको आप याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्टली MCQ आ जाता है कि प्रूव दिस, और मतलब प्रूव दिस नहीं, दिस इज इक्वल टू, और वो एग्जैक्टली एग्जाम्पल हमारे बुक में होता है, सो आप डायरेक्टली उसे टिक कर सकते हो। सो ये एक होना चाहिए। और आखिरी के 5 दिन जो होते हैं तो उसमें आप सारे एक बार फार्मूलाज रिवाइज कर ले, किस कभी कभार हमें हड़बड़ाहट में हम फार्मूलाज भूल जाते या हमें याद नहीं आते टाइम पे, तो वो ना हो इसलिए जो फार्मूलाज है वो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए आखिरी के 5 दिनों में। ओके ओके, राइट। मतलब तुमने एक अच्छी सी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी हाँ बता दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि स्पेशल केमिस्ट्री के लिए है कि इस केमिस्ट्री को डील कैसे करें, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बाद रिएक्शंस होते हैं, पी ब्लॉक डी ब्लॉक, उनके बारे में थोड़ा बताओ। मतलब रिएक्शंस और जो पार्ट है पी ब्लॉक्स वाला, उसको कैसे हाँ। डील करें स्पेशल केमिस्ट्री को? रिएक्शन मतलब एक तो ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस आते हैं आप अल्केन से अल्केन वगैरह कर ले 11 का टॉपिक। फिर हेलोजन डेरिवेटिव से स्टार्ट कर, क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव आपने पहले किया तो उसके सारे प्रिपरेशंस अगर आपके प्रिपेयर हो गए तो आपको वो आगे अल्कोहल में यूज़ हो जाएंगे। सो ये जो चैप्टर्स है हेलोजन डेरिवेटिव 10th 11th 12th, ये सब चैप्टर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब एक का प्रिपरेशन दूसरे की रिएक्शन ऐसा है। सो आप पहले 2 चैप्टर भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तब भी आपको अल्डिहाइड कीटोन्स में ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक दो रिएक्शंस तो आपको खुद ही आ जाएगी अगर आपने हेलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया। सो इस प्रकार से और रिएक्शन करने के लिए पेन और पेपर डायरेक्टली कि ये रिएक्शन का क्या आउटपुट निकलता है, और अगर रिएक्टेंट चेंज हो गए मतलब एक ही इसमें 2 अलग मतलब 2 रिएक्शंस हैं और उनमें एक रिएक्टेंट अलग है पर उनका फंक्शन थोड़ा सेम है तो प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आपको ये जो की पॉइंट्स है ये आपको याद रहने चाहिए। सो वो एक पॉइंट है। और जो पी ब्लॉक है अभी अगर 1 महीना बचा है तो आप पी ब्लॉक पे थोड़ा कम ही ध्यान दे तो अच्छा होगा, मतलब क्योंकि पी ब्लॉक बहुत बड़ा है और उसको पढ़ने में टाइम चला जाएगा आपका। अगर उससे अच्छा आप बाकी लेसन्स कर ले कवर तो आपके मार्क्स और इंक्रीज हो सकते हैं। ओके ओके, राइट। और फिर आखिरी के जो दिन है वहाँ पे आप पी ब्लॉक को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत बार टाइम चला जाता है ज़्यादा उसको, और उसको याद रखना भी बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका पहले बोर्ड्स में अगर अच्छे से हो गया प्रिपेयर पी ब्लॉक्स तो आप कर सकते हो उसको, उसकी रिएक्शंस तो डायरेक्ट ही होती है तो उसके रिएक्शंस भी आपको पेन और पेपर से ही याद करना पड़ेगा। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एमएसटी सीईटी के लिए, क्योंकि जेई के लिए देखें तो क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीईटी का क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका पहले पेपर होता है 1 आवर एंड 30 मिनट्स का, सो पहले आप केमिस्ट्री सॉल्व कर ले, मतलब जो केमिस्ट्री का होता है वो पूरा आपका फर्स्ट 25 to 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स आपने देना चाहिए उसको, मतलब अगर 1 महीने में ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो
तो आपका 30 मिनट्स तो भी लग जाएंगे। अगर आप पिछले 2 सालों से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि 20 या 25 मिनट में आप केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो। क्या होगा कि आपको फिज़िक्स के लिए ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो। क्योंकि कभी कभार फिज़िक्स में अगर कोई एग्जांपल आ गया और आपको उसमें टाइम लग गया तो आप वो टाइम कवर कर सकते हो। और दूसरा जो है, आप अगर पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जो फिज़िक्स है वो भी आपका 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो पेपर में कि ये जो आंसर है वो बराबर है, और एक बार पेपर चेक कर सकते हो। मैंने 2 बार मेरा पेपर चेक किया था केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का, तो उस वजह से मेरा जो कुछ गलत हुआ था या जो एग्जाम्पल्स मैंने छोड़े थे और मैं बाद में करने वाला था वो उनके लिए मुझे टाइम मिल गया। मेरा केमिस्ट्री 25 मिनट्स में हो गया था। उसके बाद मैंने फिज़िक्स किया 50 to 55 मिनट्स में फिज़िक्स भी हो गया था। और जो 1-2 क्वेश्चन मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में छोड़े थे तो फिर मैं उसके बाद केमिस्ट्री पे गया, फिर केमिस्ट्री के सारे एग्जाम्पल्स चेक किए, सब कंफर्म किए एक बार, और जो बचे हुए थे एग्जाम्पल्स वो उन्हें भी सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद मैं फिज़िक्स पे गया, फिज़िक्स के सारे एग्जाम्पल जो मैंने छोड़े थे पहले मैंने वो कंप्लीट किए, और फिर पूरा पेपर एक बार चेक कर लिया। इससे क्या हो जाता है, आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने का आपका एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। और फिर सेम मैथमेटिक्स के लिए वहाँ पे भी 1 आवर 30 मिनट्स होता है, तो आपका 50 मिनट्स तक हो जाना चाहिए। मतलब जो बेसिकली जो सिंपल और अदर क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड छोड़ के आपका 50 मिनट्स में मैथमेटिक्स पूरा हो जाना चाहिए। मतलब आप 90 मार्क्स गेन कर सकते हो। जो 5 एग्जाम्पल आपने छोड़े हैं जो हार्ड है, आपको थोड़ा उन पर सोचना पड़ेगा, वो आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद आप उन एग्जाम्पल्स पे फोकस करो। वो एग्जाम्पल होने के बाद आप पूरा एक बार पेपर चेक कर लो। तो आपका मतलब मेरा तो भी 1 घंटा 20 मिनट तक पेपर चेक करके हो गया था। मेरे पास और 10 मिनट बचे थे। आप ऐसे कर सकते हो। और मैथ्स के लिए मोस्ट ऑफ, अगर आपको बीच वाला क्वेश्चन अगर 25 नंबर पे आप हो और अगर आपको वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जा रहा है, वो टाइम ले रहा है, तो आप वो करते मत बैठिए, आप अगला वाला क्वेश्चन कीजिए, उसे रहने दीजिए। फिर सारे क्वेश्चन कर लीजिए और फिर उसके बाद उस वाले क्वेश्चन पे आप जाइए, तो वो आपका टाइम नहीं कंज्यूम करता और आप पर प्रेशर भी नहीं आता उस 1.5 घंटे में। ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की। और पहले से अगर आप आगे जाके 2021 में CET देने वाले हो तो आप अभी से एग्जाम्पल जो सॉल्व करते हो तो 50 क्वेश्चन मैथ्स के, अगर एक टॉपिक है आपने डेरिवेटिव टॉपिक मतलब लेसन खोला है, तो उसके कंसेप्ट पढ़ के आप जो MCQ सॉल्व करोगे तो 50 क्वेश्चंस ले लो आप, और एक टाइमर लगा लो कि आपके 50 मिनट्स में वो क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आपका जो आगे जाके आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मतलब अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि बच्चे कभी कभार सोचते हैं कि आखिरी के 2 महीने में ट्राई करेंगे टाइम मैनेज करने का, तो तब नहीं होगा, तब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप आज से ही शुरू करते हो, जो स्टूडेंट 21 में CET देने वाले, आप आज से ही टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथमेटिक्स का हो, आज से आप टाइम लगाइए, 50 क्वेश्चंस लीजिए, और अच्छे जो आप थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लीजिए, एकदम इजी भी नहीं एकदम हार्ड भी नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत होगी आपकी। आगे जाके आप जब एक बार और रिवाइज करेंगे वो टॉपिक तो आप हार्ड पे जाइए और थोड़ा। इस प्रकार से आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट करने का। तो अमन, MCQ जो हम कहते हैं, MCQ स्पीड में कैसे सॉल्व करें और क्या बताओगे उसके बारे में? जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें जो पहले थ्योरी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर पेपर का आपने देखा तो थ्योरी के क्वेश्चंस पहले आप फास्टली सॉल्व कर लीजिए, मतलब उनसे आपका टाइम बच जाएगा। और फिर आगे जो सिंपल लग रहा है आपको क्वेश्चन, ये सिंपल है तो उसे सॉल्व कर लीजिए पहले, हार्ड के लिए रहने दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 न्यूमेरिकल्स आते हैं और बाकी सब थ्योरी या डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स होते हैं। आप उन्हें फास्टली टिक कर लीजिए, मतलब आपका स्पीड वहाँ पे बढ़ जाएगा और आपको टाइम मिल जाएगा फिजिक्स सॉल्व करने के लिए। और अगर आज से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइम लगाइए, 50 क्वेश्चन लीजिए और टाइम लगा के उन्हें सॉल्व कीजिए।
बहुत सारे बुक्स है जो आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करते हैं सीटी के लिए, तो आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए आज से। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट आता है वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। बस आज से आप टाइम लगा के सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन पेपर को डेली। आज से आप रोज़ एक क्वेश्चन पेपर, और 10 दिन बाद आप और दो क्वेश्चन पेपर, एक सुबह एक शाम को, ऐसे तीन घंटे का पेपर होगा पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो आप ऐसे करके पेपर सॉल्व कीजिए। और जो आखिरी के 5 दिन हैं उसमें 3 पेपर तो भी दिन में होने चाहिए। मतलब एक सुबह सॉल्व कर लिया आपने, 7 बजे एक स्टार्ट किया, फिर दोपहर को एक कर लिया और रात में एक कर लिया। सो इससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा एग्जाम्पल सॉल्व करने का। और टाइम लगा कर कीजिए कि आपने मतलब एक ही पेपर आप 4 घंटे करते हैं ऐसा नहीं, 3 घंटे में एक पेपर कंप्लीट होना चाहिए। और जो बीच का गैप है इन पेपर्स का, उसमें आप जो आपको कंसेप्ट पेपर में याद नहीं आए उन्हें रीड कर लीजिए। सो इससे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, मतलब आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब वो डिपेंड करते हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। राइट, प्रैक्टिस करते हो, मतलब एक पेपर सॉल्विंग का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब मैंने भी मेरे जो 5 दिन बचे थे एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे, और नवनीत वगैरह के भी क्वेश्चन पेपर सेट्स आते हैं वो भी सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन पेपर सेट से आपका हो जाता है। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ आपका टाइम मैनेजमेंट तो भी आपका प्रिपेयर हो जाता है उससे। ओके, ओके। तो टेस्ट सीरीज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में क्या बोलेगे तुम? हाँ, टेस्ट सीरीज हम लगा सकते हैं। मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रेजेंट है, एक अमेजोन पर भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उससे आप टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कर सकते हो। हाँ, मतलब So, तुमने कौन सी मतलब टेस्ट सीरीज के लिए तुमने क्या किया था अच्छे से? मैंने टेस्ट सीरीज के लिए मतलब पेपर से ही लिए थे। जो संभव के पेपर सेट आते हैं वो अरिहंत के भी आते हैं, वो सॉल्व किए थे। और रेगुलरली मतलब वही पेपर ही सॉल्व किए थे, उससे टाइम मैनेजमेंट हो गया था। टेस्ट सीरीज वगैरह अलग से नहीं लगाया था। ओके, मतलब कि कंक्लूजन ये आता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सेट्स सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और वैसे तो हमारे पास गूगल तो है ही, गूगल पर हम सर्च करके क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो मतलब वो कर सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, बोलो। जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। मतलब उससे आइडिया आ जाएगा आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। मतलब क्वेश्चन पेपर संभव वगैरह तो डिजाइन करते ही है अच्छी क्वेश्चन पेपर्स, पर एक सीईटी जो कहते हैं तो उसके आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपको एक समझ आ जाता है कि इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस होना चाहिए इस लास्ट 1 मंथ में। ओके, तो और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मन की, मोटिवेशन कैसे लाए? मतलब स्टूडेंट अब 1 महीने रह गए हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं कि 1 महीना रह चुका है, कैसे स्टडी करें? तो मोटिवेशन कहाँ से लाए? मोटिवेशन बस अपने ड्रीम के बारे में सोचिए। मैंने मतलब मेरी शुरुआत में एक हमारे कॉलेज में एक आया था पोस्टर देने के लिए क्लासेस का। सो उस पर बस ये लिखा था, मतलब जो कट ऑफ से सीईपी के और वीजेटीआई के वो दिए हुए थे, तो मैंने वो कट ऑफ सिर्फ मेरे डेस्क पे लगा लिया और मुझे वो कट ऑफ रीच करना था। सो एक ऐसा आप वो कर सकते हो। और एक ऐसा सोचना चाहिए कि सीईपी अगर मिल गया तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। एक बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया सीईपी वीजेटीआई तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को ये दे सकते हो, मतलब जो शेप देना चाहो दे सकते हो। सो अपने ड्रीम के बारे में ज़्यादा सोचिए तो आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे अपने आप। बस मतलब कॉलेज के बारे में सोचिए कि आपको अच्छा स्कोर भी लाना है, अच्छी रैंकिंग भी लानी है, और फिर आपको आपका मनपसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा। ओके, राइट। तो अमन, तुम तो अभी सीयूपी में हो। हाँ। तो जैसे कि तुमने कहा कि ड्रीम रखना चाहिए, तो ऐसे सीयूपी वीजेटीआई या फिर जो टॉप के कॉलेज है वहाँ पर हमें मिलने के लिए हमने मतलब क्या करना चाहिए? मतलब तुम्हारा माइंडसेट क्या था? मेरा तो मतलब 5th से माइंडसेट था। मतलब मेरा पहचान का एक भैया थे जो तब सीयूपी में गए थे 2010 में 2010। तो फिर उस टाइम से मेरा ड्रीम था कि मैं सीयूपी जाऊंगा, मतलब सीयूपी कॉलेज में जाना है इंजीनियरिंग के लिए।
सो मैंने तब से ही अपने दिमाग में फिट कर लिया था कि CUEP जाना है। और फिर जब 11th-12th में रियल CET का प्रिपरेशन शुरू हुआ तो बस कि वो अपन को अगर अपना लाइफ सेट होना है, हर किसी को होता है कि अच्छा लाइफ आगे अच्छा लाइफ हो, मतलब अपना करियर अच्छा हो। सो उसके लिए CUEP मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे CUEP VJTI हो गया। सो सिर्फ अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो 2 साल है वो आपके पास फिर से नहीं आने वाले हैं। सो इन 2 साल में सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ध्यान दें। एक बार आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो आप चाहे जो चीज़ करना चाहे वो कर सकते हो। अभी हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे वो इनोवेटिव करते रहते हैं, मतलब एकेडमिक्स पे जितना फोकस करना चाहिए 75% तक फोकस करते हैं, और जो बचा हुआ टाइम है उनका पूरा एक अलग चीज़ों पे करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो उसके बाद। तो बहुत सारे बच्चे जो क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने क्लब्स में पार्टिसिपेट किया है, सो आप वो कर सकते हो। बट ये 2 साल या ये जो 1 महीना है उसमें सिर्फ आप CET का स्टडी करें, मैक्सिमम टाइम आप स्टडी पे दें, क्योंकि आपको एक अच्छा करियर चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके ओके। तो तुमने अभी क्लब्स के बारे में बोला था, तो क्लब्स हाँ के बारे में थोड़ा बताओ कि CUEP में बहुत ही अच्छे अच्छे क्लब है। तो हाँ, CUEP में बहुत क्लब्स है। एक नेमेसिस करके है, डेल्टा क्लब करके है, फिर DSI करके क्लब है, CSI का क्लब है, DSI CSI ये सब कंप्यूटर्स के मतलब कंप्यूटर ब्रांच रिलेटेड क्लब्स है। ASCII करके क्लब्स है। तो ये सब क्लब्स बहुत सारे मतलब बहुत क्लब है, हर एक फील्ड का क्लब CUEP में मौजूद है। मतलब अगर आपको डिबेट में इंटरेस्ट है तो डिबेट क्लब भी प्रेजेंट है। डिबेट क्लब तीनों लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो आप वो सब कर सकते हो। आपको कल्चर इवेंट्स में डांसिंग सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वो क्लब भी CUEP में है। सो आप आपकी हॉबी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो कॉलेज में आने के बाद। सो ऐसे सारे हर फील्ड का क्लब CUEP में प्रेजेंट है। किसी को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो रामानुजन करके क्लब है मैथमेटिक्स का। सो ऐसे सारे क्लब्स वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके। तो जो व्यूवर्स है उनको जो CUEP का हॉस्टल है उसके बारे में भी थोड़ा मतलब एक्साइटेड है, तो हॉस्टल के बारे में बता सकते हो क्या तुम कुछ? हॉस्टल मतलब बहुत बढ़िया है, क्योंकि सारे नए दोस्त मिलते हैं तो एक अलग माहौल बनता है हॉस्टल में। सब दोस्त मिलते हैं तो बहुत मस्ती वगैरह चलती है हॉस्टल में। और अपने हिसाब से रह सकते हो, मतलब जो अपन कहते हैं कि मस्ती जो हमें 2 साल में नहीं करने को मिली तो मस्ती हम कर सकते हैं, वो एक है। हॉस्टल में अलग दोस्त मिलते हैं तो सब एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो वही सब हॉस्टल का लाइफ बहुत बढ़िया है। मतलब हॉस्टल की लाइफ मतलब कॉलेज से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रहने के लिए करते हैं, और एक फैमिली जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, सब फैमिली बन जाते हैं सब जो दोस्त आते हैं। और अलग अलग ब्रांच के तो सब मिलते हैं तो एक कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है कॉलेज में अपना। वो भी एक मतलब अगर किसी को एक सर से, अगर हमारा फैकल्टी एडवाइज़र दूसरे ब्रांच का है, इनकेस अगर किसी दूसरे टीचर से हमें कांटेक्ट करना है, अगर वो मैकेनिकल के है तो हम मैकेनिकल के दोस्त से उन तक पहुंच सकते हैं। मतलब एक वो बॉन्डिंग बन जाती है, तो उनका हेल्प बहुत होती है सारे दोस्तों की। ओके। तो CUEP में फैसिलिटीज़ कैसे है? हॉस्टल का है या फिर लाइब्रेरी या फिर जो लैब्स होते हैं उस वैसे? हॉस्टल का तो बहुत अच्छा है। मतलब हॉस्टल का मेस वगैरह जो कहते हैं वो बहुत बढ़िया है। हॉस्टल का हर हॉस्टल का मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का हॉस्टल अलग अलग है, और उनके लिए सबके लिए मेस भी अलग अलग है। और मेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मतलब खाने का जो टेंशन होता है, बच्चे बाहर जाते तो पेरेंट्स को जो टेंशन होता है खाने का, वो नहीं होता वहाँ पे। सो मेस बहुत बढ़िया है, मेस की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। फिर जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आप जाके अगर आप लाइब्रेरी कार्ड एक बार आपके पास आ गया, मतलब लाइब्रेरी कार्ड बनाना पड़ता है पहले, फिर लाइब्रेरी कार्ड के बाद आप बुक्स वहाँ से ले सकते हो, और वहाँ पे सारे बुक्स प्रेजेंट है। मतलब अगर किसी बच्चे को ना मिले तो होगा ही नहीं, हर बुक वहाँ पे प्रेजेंट है, आप ले सकते हो। हर एक मतलब एक जो सब्जेक्ट है उसके लिए अगर बुक्स प्रेजेंट है कॉलेज में, लाइब्रेरी में, तो सब बच्चों को मिलेगी इतनी अमाउंट्स ऑफ बुक्स वहाँ पे प्रेजेंट है। सो बुक्स का बहुत बढ़िया है। और जो लाइब्रेरी के पीछे मतलब लाइब्रेरी हॉल है जहाँ पे आप जाके स्टडी कर सकते हो। CUEP में मेन हॉल है, वहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर सकते हो। सो स्टडी करने के लिए बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे।
जहाँ आप जाके स्टडी कर सकते हो। सो कॉलेज अगर आपका 5 बजे ख़त्म हुआ और आपको थोड़ा स्टडी वगैरह करना है तो मेन हॉल में आप जाके स्टडी करते बैठ सकते हो। वैसे लाइब्रेरी का भी हॉल होता है वहाँ पे, और CDH करके है, वहाँ पे भी आप जाके स्टडी कर सकते हो। ओके ओके, तो ठीक है अमन कि टॉप का कॉलेज है तो ऑफकोर्स वहाँ पे फैसिलिटीज़ और सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी होगी, लेकिन स्टूडेंट्स का वो ड्रीम होता है, तो उसके बारे में कुछ यूरोपियन स्टूडेंट्स से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनको मिले, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि 1 मंथ बाकी है MST CT 2020 के लिए, तो लास्ट के इस वक्त में तुम स्टूडेंट को क्या बताओगे जो एस्पायरेंट्स हैं उनको? मैं यही बताऊंगा कि मैक्सिमम टाइम आप स्टडी पे दे, मतलब, और जो आपकी नींद है वो पूरी 8 घंटे की नींद ले। या ऐसा नहीं करे कि रात भर आप पढ़ते बैठो, तो आप वो आप पे प्रेशर हो जाएगा। एक और जो एग्ज़ाम का दिन है उस पर आप प्रेशराइज ना हो, मतलब अगर 1 महीना ही बाकी है तो आप प्रेशराइज ना हो जाएगा, मतलब करते रहिए और पूरी 8 घंटे की नींद ले, और दिन भर में आप मैक्सिमम टाइम स्टडी पे दे। जो सोशल मीडिया साइट्स है वगैरह उस पर अब ये जो 1 महीना उस पर कम ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान ना 0 के बराबर हो आपको उस पर, और कम्प्लीटली स्टडी पे ध्यान दें। थोड़ा सा खाने के टाइम या आधा घंटा आप मोबाइल वगैरह देख ले, उतना ही बस, क्योंकि आपका मूड फ्रेश हो जाना चाहिए। और 3-3 घंटे का ऐसा स्लॉट बना लीजिए कि आप 3 घंटे में ये कर लो, फिर 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, चाय, और फिर उसके बाद फिर से आगे 3 घंटे आप कंटिन्यूस स्टडी कर लें। फिर थोड़ा खाने का ब्रेक ले लीजिए, दोपहर को खाने का ब्रेक ले लीजिए, फिर लाइक दैट आप कर सकते हो। और जो नींद है वो आप पूरी लो, मतलब आप नाइट में अगर जग रहे हो तो वैसा ना करें, वही बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है। और आपको पूरी नींद लेनी चाहिए ये जो 1 महीना उसमें, नहीं तो आपकी अगर तबीयत अगर आपकी बिगड़ गई तो आप एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं दे पाओगे, और फिर आपका पूरा साल लॉस हो जाएगा। तो आपको अगले साल फिर से आप ट्राई करेंगे, तो उससे अच्छा आप पूरी नींद लें और अच्छे से स्टडी करें। ओके ओके ओके, ठीक है अमन, तो MST CT 2020 के लिए तुमने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया है स्टूडेंट्स को। जो लास्ट वाली बात तुमने कही कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम समय हाथ में है, 1 मंथ है, तो पूरा फोकस होना चाहिए। अभी पीछे जो किया वो भूल जाना चाहिए और आगे क्या करना है वो देखना चाहिए, उस पे ध्यान, और जो कुछ दिन बचे हैं उसमें ही अच्छा करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो सारे व्यूवर्स हैं उनको अच्छा गाइडेंस हो जाएगा तुम्हारे इस अच्छे से इंटरव्यू को लेकर। तो मैं अमन तुम्हें फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मुझे टाइम दिया, तुम्हारा जो वैल्यूएबल टाइम था वो निकाला। तो अगेन तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू अमन। बेस्ट ऑफ लक फॉर एस्पिरेंट्स जो अभी CT देने वाले 2020 में, बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ में, इंटरव्यू के साथ में, या फिर किसी अच्छे से वीडियो में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।